इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बच्चों न्यूटन के तीनों नियम के बच्चों, जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं बच्चों। फर्स्ट लॉ देखो क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसको लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं बच्चों, लॉज ऑफ इनर्शिया। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, ये नियम है बच्चों। देखो क्या कहता है बच्चों, लॉज ऑफ इनर्शिया। एक बार बताओ, जैसे मान लो कोई ये फैन है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम इलेक्ट्रिक सप्लाई इसका हटाए ना, स्विच ऑफ ना करें। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे बच्चों, ठीक है। मतलब अ बॉडी मेंटेन देयर स्टेट ऑफ मोशन until and unless an external force acts on it. It is also called laws of inertia बच्चों, ठीक है। न्यूटन्स का पहला नियम ही ये, इसी को बोलते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया। तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अभी हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे बच्चों। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा कब तक? जब तक कि फोर्स एक्सटर्नल ना लगे, एफ एक्सटर्नल इस पर वर्क ना करे, तब तक ये रेस्ट में ही रहेगा। अगर ये लग गया बच्चों तब ये मोशन में होगा, ठीक है। अगर ये नहीं लगेगा बच्चों तो ये रेस्ट में रहेगा बच्चों, ठीक है। और देखो दूसरी बात तो ये है कि एक इनर्शिया एक रूल होता है बच्चों, जो अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। जैसे देखो हम लोग छुट्टी होता है बच्चों, कहाँ जाना चाहते हैं? अपने स्टेबल स्टेट पे घर जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं बच्चों? घर। तो उसी तरह से बच्चों कोई अगर बॉडी, अगर जैसे कोई हैवी बॉडी है, अगर वो रोटेट कर रहा है बच्चों, तो वो रोटेट ही करता रहेगा। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अच्छा देखो, ट्रक को रोकना बहुत मुश्किल होगा बच्चों, और वही है साइकिल को रोकना आसान होगा, क्योंकि साइकिल का मास कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम है बच्चों, और ट्रक का मास ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा है बच्चों। इस पे हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन करेगा कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्लियर है बच्चों? अब हम आते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे बच्चों। अब हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। ये क्या कहता है बच्चों कि जो अप्लाइड फोर्स होता है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देखना, ये सेकंड लॉ ने कहा बच्चों। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बच्चों? पी इनिशियल, मास और इनिशियल वेलोसिटी है यू। फाइनल मोमेंटम क्या होगा बच्चों? मास है एम और वेलोसिटी है वी। रेट मतलब बच्चों टाइम से डिवाइड करना, रेट मतलब टाइम से डिवाइड करना, टाइम से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बच्चों, ठीक है। जब भी इसको हटाते हैं बच्चों तो इक्वल टू और कांस्टेंट आता है बच्चों, F इक्वल टू के हमने कांस्टेंट ले लिया। फाइनल मोमेंटम के लिए हमने रख दिया mv माइनस mu, इनिशियल मोमेंटम अपॉन t। देखो बेटा, k को हमने लेट किया 1, लेट k इक्वल टू 1, तो f क्या होगा बच्चों? m, और यहां से बच्चों m कॉमन ले लिया, v माइनस u अपॉन t। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बच्चों? एक्सेलरेशन। ये क्या है? एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू क्या हो गया? मास इनटू एक्सीलरेशन। बच्चों ये सेकेंड लॉ से आना,
इसलिए हम न्यूमेरिकल में हमेशा लगा रहे थे नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा देखो, इसको हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों। जैसे यहां पे हमने बोला ना कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो देखो एफ रेट के लिए क्या लिख देंगे बच्चों, चेंज के लिए हमने लिखा डीपी और रेट के लिए टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम p इक्वल टू क्या, मास इनटू वेलोसिटी, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d mv अपॉन dt। यहां से m बाहर आ गया, dv अपॉन dt। इसको क्या बोल दिया बच्चों, एक्सीलरेशन, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। इसको जब हटाएंगे क्या आएगा, इक्वल टू कांस्टेंट k आ गया ma। तो k का वैल्यू हमने लेट किया है, लेट k इक्वल टू 1, तो f इक्वल टू क्या होगा m। देखो ठीक है बच्चों, ये चीज हम 9th में करते हैं, अब 11th में ये करेंगे बच्चों, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड होगा, ठीक है बच्चों। अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बात करेंगे। आओ बच्चों, अब हम देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। जैसे मान लेते हैं कि एक टेबल है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है m जिसका मास है, ठीक है। अब देखो दोनों कांटेक्ट में है बच्चों, क्या है, कांटेक्ट में है दोनों, ठीक। तो ये क्या करेगा, एक्शन टेबल पे, मतलब ये एक्शन करेगा टेबल पे, तो टेबल इसको क्या देगा, रिएक्शन देगा, इक्वल एंड अपोजिट। ये इस नियम के अनुसार बच्चों कि जहां एक्शन होगा वहीं पे रिएक्शन होगा, दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए। जब तक कांटेक्ट में नहीं होगा एक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन भी नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगा है बच्चों, फोर्स ऑन टेबल बाय बॉडी, फिर ये क्या, फोर्स ऑन बॉडी बाय टेबल, ये ऑन के लिए है और ये बाय के लिए है, ये ऑन के लिए है और ये बाय के लिए, ठीक है। मतलब फोर्स ऑन टेबल बाय बॉडी, फोर्स ऑन बॉडी बाय टेबल। अच्छा देखो, वेट जो होगा वो तो mg लगेगा ही ना, वेट mg। तो बच्चों अगर इसको हम अलग से निकालते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखो ये m था ऑब्जेक्ट जिसका वेट लगा mg डाउनवर्ड, और इसने जो एक्शन किया था टेबल पे, ये एक्शन, तो टेबल इसको रिएक्शन दिया था, ये एफ बी टी और ये है एफ टी बी। सिस्टम मेरा ये है बच्चों, इसको ध्यान में रखना है बच्चों। तो देखो यहाँ पे एक्शन हुआ है, ये एक्शन मान लो, तो ये रिएक्शन, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इफ देयर इज एक्शन देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जहां पे एक्शन हुआ है वहीं पे रिएक्शन मिलेगा बच्चों, ठीक है। हम अगर टेबल पे बैठे बच्चों, तो हम अगर एक्शन करेंगे टेबल पे, टेबल भी हमें रिएक्शन देगा। अगर हम ज्यादा एक्शन दे दिए तो टेबल टूट जाएगा, ठीक है। अगर टेबल ने हमें ज्यादा रिएक्शन दे दिया तो हम ऊपर लिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, लिफ्ट नहीं करते हैं, ग्रेविटी है। तो अगर हमने ज्यादा रिएक्शन कर दिया टेबल पे, टेबल क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा बच्चों। तो वहां पर अगर हम बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, जितना हम एक्शन कर रहे हैं उतना ही वो रिएक्शन देगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ का यूज करके हम प्रॉब्लम को करेंगे, ठीक है बच्चों।